ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start the lecture. In the last lecture, we had discussed some CPU registers. Now in this lecture, we will continue the previous lecture. So we were talking about the CPU registers. We have already talked about program counter register. What is the purpose of program counter? Second one was instruction register. Third one is MAR, which is known as memory address register. All three we have already talked about. Now fourth one is MBR, is known as memory buffer register. सर MAR बाकी है अभी। MAR बाकी है? हाँ सर, उसका सिर्फ नाम ही दिया था, उसका डिस्क्रिप्शन बाकी है। All right. So let's explain the MAR first. Memory address register. It holds address instruction address of active memory location. सो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का जो पर्पस है, ये एक्टिव मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। जहां पर एक्चुअल डेटा अवेलेबल होता है, उसका एक्टिव एड्रेस, उसका एक्टिव मेमोरी लोकेशन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्टोर करके रखेगा। When CPU wants to store or read data from memory, CPU stores the required address of memory location in MAR register. राइट, तो बेसिक पर्पस अगर देखें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का, सो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन व्हेन सीपीयू वांट्स टू स्टोर और रीड द डेटा। मतलब किसी भी लोकेशन पर अगर सीपीयू को कुछ डेटा स्टोर करना है, दैट इज राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है या रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दोनों ही केस में सीपीयू उस एक्टिव मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जिस रजिस्टर में स्टोर करके रखेगा, उस रजिस्टर का नाम होगा एमएआर। तो सीपीयू डायरेक्टली एमएआर के कंटेंट को रीड करता है, उसे उसका डायरेक्टली एक लोकेशन मिलता है और उस लोकेशन पर डायरेक्टली रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। इस तरह से हमारा फोर्थ होता है एमबीआर, मेमोरी बफर रजिस्टर। इट होल्ड्स the content of memory location read from or
written in the memory. So अगर ये बफर रजिस्टर है, so definitely it will store the content data, right? So मेमोरी एड्रेस रजिस्टर अगर एक्टिव मेमोरी की लोकेशन रखता है, तो मेमोरी बफर रजिस्टर उस एक्टिव लोकेशन पर जो एक्चुअल डेटा है जिसको हम ऑपरेंड कहते हैं, उस ऑपरेंड को रखेगा. That is why it holds the contents of the memory location. एक्टिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को रखेगा, और एक्टिव मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को हम लोग डेटा कहते हैं या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टर्म्स में ऑपरेंड कहते हैं. और उस ऑपरेंड को या उस डेटा को डायरेक्टली वो रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. सो सीपीयू को किसी भी एक्टिव लोकेशन से अगर कोई भी डेटा या कोई भी ऑपरेंड को रीड या राइट करना है, तो डायरेक्टली वो एमबीआर रजिस्टर से कांटेक्ट करेगा. So that is the purpose of MBR register. Now fifth one is SPR, which is known as Stack Pointer Register. Stack Pointer Register arrangement of data is called stack, and data is stored in or retrieved from stack using LIFO manner, that is last in first out. सो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का जो पर्पस है, वो हमेशा जब सीपीयू को स्टैक के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं फ्रॉम द स्टैक, तो हमें पता है कि स्टैक लिफो स्ट्रक्चर पे काम करता है. इसका जो डेटा को एक्सेस करने का तरीका होता है वो है लिफो मैनर, विच इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. स्टैक में जो वैल्यू लास्ट में एंटर होगी वो फर्स्ट से आउट होगी. लिफो मैनर पे स्टैक काम करता है. तो डेटा का इस तरह का अरेंजमेंट उसको हम कहते हैं स्टैक, और डेटा वहां पे स्टोर होगा या फिर वहां से रिट्रीव होगा स्टैक मैनर पे. तो ये पर्पस के लिए हम लोग स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का यूज करते हैं. LIFO is also known as FILO. That means first in, last out. And we know that यदि हमें स्टैक पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, so we have two different operations, push and pop. तो इंस्ट्रक्शन पर हम पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शंस are usually used in stack to store or retrieve the values. किसी भी डेटा को या किसी भी वैल्यूज को यदि हमें स्टोर करना है या रिट्रीव करना है स्टैक में, तो हम लोग स्टैक के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. और उसी स्टैक के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो रजिस्टर यूज किया जाता है वो होता है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर.
सो जनरली स्टैक पॉइंटर रजिस्टर एक 16 बिट का रजिस्टर है जो सीपीयू के इंटरनल रजिस्टर के सेट में से नॉमिनक्लेट होता है। उसी 16 बिट के रजिस्टर में से किसी एक रजिस्टर को सिलेक्ट किया जाता है और ये रजिस्टर तब सिलेक्ट होगा जब हमें स्टैक पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। स्टैक में या तो हम डेटा को पुश करेंगे या फिर हम स्टैक में से किसी डेटा को पॉप करेंगे। पुश ऑपरेशन का मीनिंग होता है किसी भी डेटा ऑपरेंड को स्टैक के अंदर इंसर्ट करना और पॉप ऑपरेशन का मीनिंग होता है किसी भी डेटा ऑपरेंड को स्टैक से रीड करना। सो रीड और राइट ऑपरेशन बेसिकली स्टैक में परफॉर्म होंगे। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर मेमोरी में उस स्टैक की लोकेशन को पॉइंट करेगा। That is the purpose of stack pointer register. Stack pointer register is used to manage the stack and it stores the values the top of the stack. ये पॉइंट वो आपको क्लियर होगा कि स्टैक की जब भी बात होती है तो वहां पर एक टॉप ऑफ द स्टैक TOS एक पॉइंटर होता है जो हमेशा उस ऑपरेंड को पॉइंट करता है जो कि रीड होने वाला है, नेक्स्ट रीड होने वाला है, राइट। सो टॉप ऑफ द स्टैक की ही वैल्यू को हमेशा स्टोर करेगा। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज्ड टू मैनेज द स्टैक एंड इट स्टोर्स द वैल्यूज द टॉप ऑफ दिस। और जैसे ये एंटर कर देता है टीओएस जो पॉइंटर होता है टॉप ऑफ द स्टैक लोकेशन को पॉइंट करने वाला पॉइंटर, वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट वैल्यू जो आने वाली है वो अगेन टॉप ऑफ द स्टैक लोकेशन पर आएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास 6 नंबर पे जनरल पर्पस रजिस्टर्स। These registers are used to perform arithmetic and logical operations सो जितने भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं सीपीयू यूज करता है अपने जनरल पर्पस रजिस्टर और उनके नाम होते हैं EAX, EBX, ECX, EDX। All those registers are 4 byte, that means 8 multiply 4, 32 बिट रजिस्टर्स होते हैं ये। सो 4 बाइट रजिस्टर्स AX, BX, CX and DX are 2 byte registers AH
AL, CH, CL, CH, CL, DH, and DL are only 1 byte register. अब देखिए, जनरल पर्पस रजिस्टर का मतलब होता है कि सीपीयू को बेसिकली जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, सो वो अपने जनरल पर्पस रजिस्टर को यूज करता है। जनरल पर्पस रजिस्टर की स्टार्टिंग हुई थी 4 बाइट से। तो स्टार्टिंग में इनको जाना जाता था ABCD के नाम से, राइट। सो ये एक्यूमुलेटर है, ये बेस रजिस्टर है, ये काउंटर है, ये डेटा रजिस्टर है। सो इनके इस तरह से नेम होते थे, एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर एंड डेटा रजिस्टर, राइट। यहाँ पर जो ई वर्ड लगा हुआ है दैट मीन्स एक्सटेंडेड। आपको पता होगा कि रेगुलरली हमारे जो सीपीयू की प्रोसेसिंग है वो बढ़ती जा रही है, और इनके जो इंटरनल रजिस्टर का सेट है वो इंक्रीज होता चला जा रहा है, राइट। सो इनकी कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है। पहले जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होते थे 16 बिट के होते थे, जो कि 2 बाइट में रिप्रेजेंट होते थे। जैसे ये है हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर है, ये टोटल 16 बिट का है, इसीलिए हमने इसको कहा है कि ये 2 बाइट रजिस्टर्स होते हैं। एक बाइट में टोटल 8 बिट आती है, तो 2 बाइट में टोटल 16 बिट होगी। सो स्टार्टिंग के जो रजिस्टर्स होते थे वो 16 बिट के हुआ करते थे, राइट। और कई बार जरूरी नहीं होता कि हमारे पास जो डेटा ऑपरेंड्स है वो 16 बिट का ही हो, तो हम इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे, एक लो पार्ट और एक हाई पार्ट। सो एक्यूमुलेटर रजिस्टर को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक्यूमुलेटर का एक्यूमुलेटर रजिस्टर का हाई लोकेशन मतलब हाई पार्ट, और एक्यूमुलेटर रजिस्टर का लो पार्ट। इसी तरह से बेस रजिस्टर को भी 2 पार्ट में ब्रेक किया गया, बेस रजिस्टर का हाई पार्ट और बेस रजिस्टर का लो पार्ट। इसी तरह से काउंटर रजिस्टर को भी 2 पार्ट किए गए, काउंटर रजिस्टर का हाई पार्ट और काउंटर रजिस्टर का लो पार्ट। और सिमिलरली डेटा रजिस्टर के भी 2 पार्ट किए गए, हाई और लो। सो ये जो लो और हाई पार्ट होते हैं ये टोटल हमारे 1 बाइट के होते हैं, 8 बिट के। इसमें से हर एक जो रजिस्टर होगा वो 8 बिट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज 1 बाइट रजिस्टर। एंड ऊपर के जितने भी हैं ये सभी 4 बाइट रजिस्टर है, दैट इज 8 × 4 32। तो ये सभी रजिस्टर 32 बिट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सभी रजिस्टर 16 बिट को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये सभी एक एक बाइट को, दैट इज 8 बिट रजिस्टर होते हैं। सो ये है इसके जनरल पर्पस रजिस्टर। सो वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटर, register. It is used for arithmetic and logical operations. It holds the initial data to be operated upon and the final result for processing. The result of arithmetic operations are returned to accumulator
for transfer to the main memory through buffer register. So it is used for arithmetic and logical operations. सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्योंकि ये जनरल पर्पस रजिस्टर है और जनरल पर्पस रजिस्टर का पर्पस वही है कि ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. तो इसमें से कौन से रजिस्टर होंगे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे और कौन से रजिस्टर होंगे जो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं. सो एक्यूमुलेटर जो है इट इज यूज्ड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. It holds the initial data to be operated upon and the final result for processing. Accumulator रजिस्टर हमेशा नेक्स्ट इनकमिंग एड्रेस को स्टोर करके रखता है कि अगला इंस्ट्रक्शंस कौन सा है उसे हमें एग्जीक्यूट करना होता है. इट होल्ड द इनिशियल डेटा. सो जो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का पर्पस होता है कि वो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है. उस डेटा को इनिशियली जो स्टोर करके रखेगा वो रहेगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर. सो इनिशियल डेटा को स्टोर करके रखना, एक उसको कैलकुलेट करके उसका जो फाइनल रिजल्ट है प्रोसेसिंग के लिए उसे भी स्टोर करके रखना, ये जो पर्पस है वो है एक्यूमुलेटर रजिस्टर का. द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस just wait for 2 minutes. Okay, so accumulator register, that means it is used for arithmetic and logical operations. It holds the initial data to be operated upon and the final result for processing. So accumulator register का यूज अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. ये हमेशा इनिशियल डेटा को स्टोर करके रखता है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, साथ ही साथ जो फाइनल रिजल्ट होगा उसे भी स्टोर करके रखेगा. सो फाइनली प्रोसेसिंग होने के बाद या प्रोसेसिंग होने से पहले जिस डेटा पर एक्चुअल वर्क होगा वो डेटा एक्यूमुलेटर रजिस्टर में स्टोर होगा. नाउ थर्ड पॉइंट इज द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर रिटर्न टू द एक्यूमुलेटर. फाइनली प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट को भी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में ही ट्रांसफर किया जाएगा. फॉर ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी, ताकि उसका मेन मेमोरी में ट्रांसफर कर पाए थ्रू द बफर रजिस्टर. ये बफर रजिस्टर वही बफर रजिस्टर है जिसकी बात हमने अभी जस्ट की थी, MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर. तो फाइनल कैलकुलेशन के बाद उसको हमें बफर रजिस्टर में रखना होता है और रजिस्टर के बाद डायरेक्टली वो मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा. तो ये प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर किया जाएगा यूजिंग MBR
और MBR में किस तरह से आएगा, आफ्टर एक्यूमुलेटर के बाद। सो एक्यूमुलेटर में प्रोसेसिंग होगा, फाइनल रिजल्ट उसी में स्टोर होगा और देन उसे MBR रजिस्टर के थ्रू प्राइमरी मेमोरी के लोकेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो इस तरह से बेसिक रजिस्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मेमोरी लोकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो वही हमें यहाँ पे सीखना होता है। सो ये था हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जो कि एक जनरल पर्पस रजिस्टर है CPU का। सेकंड होता है BX, 16 बिट का रजिस्टर है, इसका नाम होता है बेस रजिस्टर। It is an address register that can be used for indirect addressing। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि प्राइमरी मेमोरी में जो ऑपरेंड है वो ऑपरेंड डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं होता है। हमें मेमोरी रेफरेंस से रेफरेंस लेना होता है कि हमारा एक्चुअल ऑपरेंड कहाँ पर है। सो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि किसी न किसी एग्जैक्ट ऑपरेंड को जो मेमोरी में अवेलेबल तो है, बट उसकी डायरेक्ट एड्रेसिंग या उसकी डायरेक्ट लोकेशन इस रजिस्टर के पास नहीं है। सो उसे हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं। हमें किसी मेमोरी रेफरेंस से कांटेक्ट करना होता है, उस लोकेशन पर जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि मेमोरी में एग्जैक्ट ऑपरेंड कहाँ पर है। सो यहाँ मेमोरी टू मेमोरी 2 बार आपको रेफर करना पड़ता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और ऐसा करने के लिए हमें किसी न किसी बेस रजिस्टर से हेल्प लेनी पड़ती है। वो रजिस्टर हमें उसका बेस एड्रेस बताता है और उस एड्रेस पर जब हम जाते हैं तब हमें एक्चुअल ऑपरेंड मिलता है या एक्चुअल डेटा मिलता है जिस पर हमें ऑपरेशन करना होता है। बेस रजिस्टर आपको जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एड्रेसिंग मोड, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आपको इस तरह का जो बेस एड्रेस रजिस्टर है, सॉरी बेस रजिस्टर है, आप इसको इतना समझे कि ये एक तरह का इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है जो कि केवल एक एड्रेस रजिस्टर रखेगा। सो BX एक 16 बिट का बेस रजिस्टर है। इसका पर्पस होता है एक एड्रेस को स्टोर करके रखना, राइट। और एड्रेस को स्टोर करके रखने का मीनिंग यहाँ पर यह है कि जब भी हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग परफॉर्म करनी होगी, हमें इस रजिस्टर से उसकी बेस वैल्यू लेनी होगी, बेस एड्रेस लेना होगा, तब जाकर हम किसी भी ऑपरेंड के प्रॉपर एड्रेसिंग कर पाएंगे। सो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के लिए यूज होता है BX रजिस्टर, जिसका पर्पस होता है एक एड्रेस को स्टोर कर रखना, बेस एड्रेस को स्टोर करके रखना। इसलिए इस रजिस्टर का नाम BX रखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज CX। थर्ड जनरल पर्पस रजिस्टर होता है काउंटर रजिस्टर। इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। जब भी कोई क्लॉक पल्स चलती है या कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है या कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सो हर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग के लिए कितनी क्लॉक पल्स रिक्वायर्ड है, उसे कितनी क्लॉक पल्स लगी, राइट, उस पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में कितना समय लगा, ये डिपेंड करता है उसके काउंटर रजिस्टर पे। सो काउंटिंग पर्पस से हम एक रजिस्टर यूज करते हैं जिसका पर्पस केवल ये होता है कि कोई भी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है तो उसको इनिशियल कर दे 0 से, और फिर हर एक इंस्ट्रक्शन में जितनी क्लॉक पल्स यूज हो रही है उसको वो काउंट करते चला जाए बाय 1 से इंक्रीमेंट करते हुए। सो इट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। इट acts as a counter in loops। तो आपने फॉर लूप वगैरह चलाया होंगे, वाइल लूप चलाया होगा। इसमें आप जो इटरेशन देते हैं कि i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन इक्वल टू 10 एंड i प्लस प्लस, इस तरह का जो कंडीशंस देते हैं, तो लूप जो हर बार
इंक्रीमेंट होता है बाय 1 से, ये उसकी काउंटिंग करके रखता है। सो टोटल फॉर लूप कितने बार चला है ये काउंटर के पास, फाइनली जब लूप टर्मिनेट होगा तब इस रजिस्टर के पास एक वैल्यू होगी जिससे ये क्लियर होता है कि फॉर लूप कितने बार चला है, व्हाइल लूप कितने बार चला है। सो कई बार यूजर अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे देता है कि उसको लूपिंग या इटरेटिव तरीके से चलाना होता है। इस केस में काउंटर रजिस्टर यूज होता है, इसलिए इसका नाम इस तरह से है, काउंटर रजिस्टर CX। इसके बाद होता है DX रजिस्टर, जिसका नाम होता है डेटा रजिस्टर। It has special role in division and multiplications। तो ये है डेटा रजिस्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हमें डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो हमारे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कई बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं जिसमें कुछ डिवीजन परफॉर्म हो रहा हो या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा हो। उस समय जिस डेटा पर ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उस डेटा को स्टोर करके रखता है डेटा रजिस्टर। तो ये थे हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर ABCD, एक्यूमुलेटर, बेस, काउंटर और डेटा। इसके बाद आते हैं अगले रजिस्टर, वो कहलाते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स, या इन्हीं का दूसरा नाम है एड्रेस रजिस्टर। फिफ्थ हमारा SPR था, ये हमारे 6 नंबर पे जनरल पर्पस रजिस्टर, एंड 7th नंबर पर होगा सेगमेंट्स। अब हमें पता है कि मेमोरी के कई सारे सेगमेंट्स प्राइमरी मेमोरी में तैयार होते हैं, उन्हीं सेगमेंट को रेफर करने के लिए अलग अलग तरह के रजिस्टर्स CPU यूज करता है। तो सेगमेंट रजिस्टर, इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 रजिस्टर नोन एज CS, इसका नाम है कोड सेगमेंट, DS डेटा सेगमेंट, ES एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड SS स्टैक सेगमेंट। Let's talk about first code segment. It holds base location of all executable instructions in the program. Code segment along with index pointer register, IP register, fetches the next instruction so first is code segment register, data segment register, extra segment register and stack segment register. कोड सेगमेंट रजिस्टर का मीनिंग होता है
it holds the base location. So ये इंस्ट्रक्शन का जो करेंटली एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है, प्रोग्राम में कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं. सो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस जो करेंटली एग्जीक्यूट होने वाले हैं उनका बेस लोकेशन होल्ड करके रखता है. Code segment register along with IP address, IP register, index pointer register fetches the next instruction. इसके साथ साथ हमेशा एक IP रजिस्टर भी होता है, इंडेक्स पॉइंटर रजिस्टर, जो कि हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने का काम करेगा. क्योंकि इंडेक्स पॉइंटर है, पॉइंटर इसका मतलब ये हमेशा कोई ना कोई एड्रेस जरूर रखेगा जिससे पता चलेगा कि कोड सेगमेंट में अगला इंस्ट्रक्शन कहां से हमें फेच करना है. तो ये था कोड सेगमेंट. थर्ड है हमारे पास डीएस, नोन एज डेटा सेगमेंट. इट इज द डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स. प्रोग्रामिंग में जितने भी मेमोरी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं जो मेमोरी में डिक्लेयर किए जाते हैं, उन सभी की डिफॉल्ट बेस लोकेशन डेटा रजिस्टर स्टोर करके रखता है या डेटा सेगमेंट स्टोर करके रखता है. क्योंकि एक सेगमेंट है तो इसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, तो इसके पास भी एक पॉइंटर रजिस्टर होना चाहिए. डेटा सेगमेंट पॉइंट्स टू डेटा in memory using destination index register और source index register. तो इसके पास भी दो इंडेक्स रजिस्टर होते हैं, सोर्स और डेस्टिनेशन, जिसका पर्पस होता है कि डेटा सेगमेंट के अंदर अलग अलग डेटा की बेस लोकेशन को पॉइंट करना. राइट. सो मेमोरी वेरिएबल्स के लिए ये काम करते हैं और उनकी जो डिफॉल्ट बेस लोकेशंस है उसको ये रेफर करते हैं. और इसके पास दो पॉइंटर रजिस्टर है, डी आई दैट इज डेस्टिनेशन इंडेक्स एंड एस आई सोर्स इंडेक्स. Third point about DS, CPU calculate the offset of variables using the current value of DS. अब यहाँ पर बात आती है कि हम किस तरह से ऑफसेट वैल्यू को यूज करके हम करंट एड्रेस को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं. तो CPU कैलकुलेट द ऑफसेट ऑफ द वेरिएबल्स बाय यूजिंग द करंट वैल्यू ऑफ DS. डेटा सेगमेंट की करंट वैल्यू के साथ, उसकी करंट वैल्यू के साथ हमें क्या यूज करना होता है, ऑफसेट एड्रेस. ऑफसेट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि पेज नंबर 4 ओपन करो और उसमें 26 नंबर की लाइन रीड कीजिए. तो यहाँ पे 4 + 26 जो हुआ, 4th नंबर का पेज है और 26 नंबर की लाइन है. उस लाइन पर क्या लिखा हुआ है वो हमें रीड करना है. उस पर्टिकुलर लाइन पर हमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. और ये जो है ये किसी डेटा सेगमेंट का कोई एक पार्ट हो सकता है. इससे कई सारी लाइंस हो सकती है. जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एक पेज पर कई सारी लाइन होती है,
तो सभी लाइनों को आप एक इंडेक्स नंबर अगर आप दे देते हैं तो वो कहलाते हैं उसके ऑफसेट एड्रेस, राइट। क्योंकि बुक में तो सपोज 400 पेजेस है फॉर एग्जांपल, तो मैंने कहा कि 4 नंबर के पेज को रीड ओपन करिए और उसमें से 26 नंबर की लाइन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, या 26 नंबर के कैरेक्टर पे देखिए कौन सा क्या लिखा हुआ है। सो ये कहलाते हैं ऑफसेट एड्रेस। CPU calculate the offset of variable using the current value of DS। डेटा सेगमेंट की करंट वैल्यू के साथ साथ ऑफसेट एड्रेस को भी कैलकुलेट किया जाता है, तब जाकर हमें ऑपरेंड पता चलता है कि डेटा सेगमेंट में हमें किसको रीड करना है और वो एग्जैक्ट कहां पर है। सो नेक्स्ट आता है ES, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये सभी सेगमेंट मेमोरी में होते हैं और हमारे प्रोग्राम के थ्रू ही कहीं ना कहीं ये प्रिपेयर होते हैं। हमारे प्रोग्राम में डेटा स्ट्रक्चर भी होता है, वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर डिक्लेयर करते हैं, कई बार हम वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, राइट। सो हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी कई सारा कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ये सभी चीजें हमारे प्रोग्राम के अंदर से ही निकलती है। उसी को हमें प्राइमरी मेमोरी में अलग अलग लोकेट कराना होता है और फिर उसे रजिस्टर को यूज करके उस प्रोग्राम को हमें एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए ही ये सब रजिस्टर यूज करते हैं और ये सब पर्पस सीपीयू के होते हैं कि सीपीयू कौन से रजिस्टर को कब कैसे यूज करे ताकि प्रॉपरली वो ऑपरेंड को फेच कर पाए सेगमेंट से और उसको एग्जीक्यूट कर पाए। एक्स्ट्रा सेगमेंट, इट इज एन एडिशनल base location for memory variables। जैसे मैंने बताया कि कुछ एडिशनल मेमोरी वेरिएबल्स भी हम इस तरह से डिक्लेयर कर देते हैं जो ग्लोबली होते हैं। आपने कई बार सी प्रोग्रामिंग में यूज किया होगा कि आप मेन फंक्शन के ऊपर कुछ स्टेटमेंट इस तरह से लिखते हैं या कोई वेरिएबल ऐसे लिख देते हैं जो ग्लोबली होते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल के केस में उनको एक स्पेसिफिक मेमोरी सेगमेंट दिया जाता है, उस मेमोरी सेगमेंट का नाम होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। So it is an additional base location for memory variable। और आप जो मेन फंक्शन के नीचे जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो होते हैं डेटा सेगमेंट। और आप कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हो तो उनको हमें डेटा सेगमेंट में अलग अलग लोकेशन पे रखना होता है। एंड नेक्स्ट होता है स्टैक सेगमेंट। SS हम अपने प्रोग्राम में कई तरह के फंक्शन की कॉलिंग भी करते हैं। एक फंक्शन तो हमारे प्रोग्राम में हमेशा डिफॉल्ट रहता है, दैट इज मेन फंक्शन। कुछ ऐसे फंक्शन भी है CLR SCR फंक्शन जो स्क्रीन को क्लियर करते हैं, गेट ch फंक्शन जो स्क्रीन को उसके जो रिजल्ट्स हैं उसको होल्ड करके रखते हैं। कई बार आप मैथमेटिक फंक्शन यूज कर लेते हैं, SQRT स्क्वायर रूट निकालना हो, और कई सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन भी आप लोग अपने प्रोग्राम में बनाते हो। सो इन सभी फंक्शंस को जब आप एक प्रोग्राम के अंदर इनबिल्ट करते हो और उसको एक सीक्वेंस में कॉल करने की आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो स्टैक सेगमेंट से ही सॉल्व होती है। इट कंटेन्स base location of the current program stack। जो भी प्रोग्राम करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है उसके स्टैक का बेस लोकेशन स्टोर करके रखेगा स्टैक सेगमेंट। और जब आपको बेस एड्रेस मिल जाता है तब आप उस सेगमेंट के अंदर चले जाते हो और फिर जितने भी ऑफसेट्स हैं सभी को आप वन बाय वन एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हो। So it contains the base location of the current program stack।
और इन्हीं स्टैक के अंदर कई सारे फंक्शंस की लेयर बनेगी। जितने फंक्शंस आप कॉल करते जाओगे उतने फंक्शन की लेयर स्टैक में मेंटेन होती चली जाएगी, और टॉप ऑफ द स्टैक वाला जो पॉइंटर है वो अपने आप को अपडेट करता जाएगा। जैसे प्रोग्राम में यदि आप सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल करते हो तो मेन फंक्शन की एक लेयर स्टैक के अंदर आएगी। टॉप ऑफ द स्टैक पोजीशन पर जब मेन फंक्शन आ जाएगा उसकी लेयर आ जाएगी, तब सेकंड फंक्शन कॉल होगा जो भी आपने प्रोग्राम में कॉल किया है। उस टॉप ऑफ द स्टैक लोकेशन पर दूसरा फंक्शन आएगा, फिर टॉप ऑफ द स्टैक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंट होगा। तीसरा फंक्शन जो आपने प्रोग्राम में कॉल किया था वो स्टैक के अंदर जाएगा, फिर से टॉप ऑफ द स्टैक की लोकेशन इंक्रीमेंट होगी बाय 1 से। इस तरह से जितने भी फंक्शन आप कॉल करते हैं वन बाय वन हर एक फंक्शन की लेयर स्टैक के अंदर बनती चली जाएगी, और टॉप ऑफ द स्टैक जो पॉइंटर है जो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू को पॉइंट करता चलता है। इस तरह से एक स्टैक मेंटेन होता चला जाता है। और आपको पता है कि स्टैक लिफो मैनर पे काम करता है। जो फंक्शन की लेयर लास्ट में है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में फंक्शन आएगा वो फंक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। इस तरह से फंक्शंस वन बाय वन कॉल होने स्टार्ट हो जाते हैं, और क्योंकि मेन फंक्शन सबसे पहले आया था तो वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह से आपके प्रोग्राम का जो लास्ट कर्ली ब्रैकेट है वो वहां पर जाकर मेन फंक्शन की कॉलिंग होती है, और फिर मेन फंक्शन जैसे ही कॉल हो जाता है फाइनली आपके पूरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाता है। राइट। सो इस तरह से एक फंक्शंस की कॉलिंग होती है स्टैक के अंदर। सो ये सभी फंक्शंस की जो लेयर्स है वो स्टैक सेगमेंट के अंदर ही मेंटेन होती है, और आपको उस सेगमेंट के अंदर जाने के लिए कोई ना कोई बेस लोकेशन पता होनी चाहिए, बेस एड्रेस पता होना चाहिए, जिसके थ्रू आप उस सेगमेंट के अंदर एंटर करते हो। So this is called stack segment. So यहाँ पर हमारे फिनिश होते हैं सेगमेंट रजिस्टर, जो कि हमारे पास 4 रजिस्टर थे। इनकी भी जो साइज है वो 16 बिट की ही होती है। तो 7 नंबर पे थे हमारे सेगमेंट रजिस्टर। 8th नंबर पर हमारे पास होंगे कुछ इंडेक्स रजिस्टर, इनका पर्पस टाइम टू टाइम कुछ लोकेशंस को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाएगा। सो इंडेक्स रजिस्टर्स वी हैव इंडेक्स रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर डेटा मूवमेंट। जब भी हमें डेटा को किसी लोकेशन से किसी लोकेशन पर मूव करना होता है तब हमें इंडेक्स रजिस्टर की यूज करना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर्स, सोर्स इंडेक्स and second one is DI, destination index. DS data segment points to data in memory using DI or SI register. This is about the index register. Index register are used for data movement. First, there are two types of index register. First, source index register, which pointing to the source location, and second one is destination index register, which pointing to the destination location, destination index pointer, and DS point data segment points to the data in memory using DI and SI. डेटा सेगमेंट हमेशा ये दो रजिस्टर को यूज करता है ताकि उसका सोर्स और डेस्टिनेशन पता हो जाए। नेक्स्ट होते हैं 9th नंबर पर
IP instruction pointer. Code segment along with IP रजिस्टर, हर एक सेगमेंट के अपने पास कुछ ना कुछ पॉइंटिंग रजिस्टर जरूर होते हैं जिसके थ्रू वो सेगमेंट के अंदर के ऑफसेट को एक्सेस कर पाते हैं. सो कोड सेगमेंट along with index pointer register fetches the next instruction. यही वो पॉइंटर रजिस्टर है कोड सेगमेंट के अंदर का, जिसके बेस पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है. सो कोड सेगमेंट along with IP register fetches the next instruction. सो ये थे हमारे CPU रजिस्टर्स. So this is all about the today's lecture content. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स, जिसमें हमें ये आइडिया लगेगा कि इन CPU रजिस्टर को यूज करके हम किस तरह से ऑपरेंड को एक्सेस कर सकते हैं. ऑपरेंड वो वैल्यूज है, वो डेटा है जिसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करना होता है, राइट. तो कई बार हमें जो ऑपरेंड है वो अलग अलग लोकेशन से आ सकता है, मेमोरी से आ सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेमोरी लोकेशन हो सकती है, रजिस्टर से आ सकता है, तो डायरेक्ट रजिस्टर या इनडायरेक्ट रजिस्टर हो सकता है. कई बार इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी गिवन होगा, कई बार हमें स्टैक से लेना होता है. सो अलग अलग तरीके से हम ऑपरेंड को एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे और इन रजिस्टर को यूज करके हम अपने ऑपरेंड को स्टोर करेंगे या उसके ऊपर रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा एड्रेसिंग मोड. ये है हमारे पास CPU रजिस्टर्स. इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो डिस्कस करें.